पूजा ठाकुर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे हेल्थ केयर टॉक शो में। और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारी सोसाइटी के फ्रंटलाइन वॉरियर्स में से एक डॉक्टर पंकज पठानिया जी से, जो कि हमीरपुर के सिविल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हेल्थ केयर शो में। हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में बताइए। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच मुझे अपने शो पे आपने इनवाइट किया। माई सेल्फ डॉक्टर पंकज पठानिया, मैं सिविल हॉस्पिटल टोनी देवी हमीरपुर में अपनी सेवाएं अभी जो दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि कोरोना वायरस क्या है और लोग इतनी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी क्यों मर रहे हैं? कोरोना एक वायरस है जो कि 2019 में दिसंबर मंथ में चीन की वुहान लैब से लीक हुआ था जी। तो उसके बाद से जब ये वायरस पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे करके अपने पांव पसारता गया तो इससे जो था लोगों को दिक्कतें आनी शुरू हो गई। इसमें सबसे बड़ा यही होता है कि जैसे लोगों को खांसी, जुखाम, गले में दर्द, टेस्ट या स्मेल का खोना, या डायरिया हो सकता है, या उसको अपना हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। जी। तो इस तरह के इसमें लक्षण जो हैं वो पेशेंट्स को हो रहे हैं। जी। तो इसमें जैसे आपने ये सिम्टम्स बताए, तो हमें क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें? सेफ्टी मेजर्स में सबसे ज़रूरी बात यह है कि जैसे हम पिछले 1.5 साल से कोविड में ऑलरेडी अपने आप को बचा रहे हैं इससे। तो पिछले 1.5 साल से हमने अपना डेली हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, है ना, और बाकी हो सके तो जो सोशल गैदरिंग है उसको अवॉइड करो बिना किसी अनरिक्वायरमेंट के। और ये सब करके हम आगे इसको थोड़ा सा भी, जब तक वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं होता, हम फ़िलहाल तो इसको ऐसे ही लेके चल सकते हैं। इसका अभी तक कोई वैसे ट्रीटमेंट भी नहीं है। जी। तो जैसे आपने बताया मास्क के बारे में, तो आजकल मार्केट में कई तरह के मास्क आ रहे हैं। कोई कपड़े का मास्क पहन रहा है, कोई अलग अलग वैरायटी ऑफ मास्क पहन रहा है। तो आप कौन सा मास्क सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को? चलो, पहले तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर कोई जो पब्लिक है वो मास्क पहने। सबसे पहले तो ये इंश्योर होना चाहिए कि सबने मास्क लगाया हुआ है। अगर मास्क की बात करें तो इसमें आप देखो, जैसे N95 जो है वो एक काफ़ी बेहतर इसको रोकने में जिसकी एफिकेसी है काफ़ी अच्छी है। N95 जो हमारा मास्क आजकल मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है, जैसे आप बाहर से ले सकते हैं। और इसमें और नहीं तो कपड़े का मास्क भी अच्छा है, मगर उसको आप जैसे डेली यूज़ में आप उसको डेली धो के उसको रीयूज़ कर सकते हैं। बट उसके साथ अगर आप सर्जिकल ट्रिपल लेयर मास्क अगर आप यूज़ करते हैं तो वो उसको और भी ज़्यादा वो उसकी एफिकेसी को बढ़ाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि जो कोरोना वायरस है उससे बचने के लिए कोई एक वैलिड दवाई आई है जो हम प्रिकॉशनरी तौर पे ले सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी तक तो जहाँ तक इसमें रिसर्च अभी चली हुई है, अभी तक ऐसा कोई आप क्लेम नहीं कर सकते कि कोई ऐसी मेडिसिन बन चुकी है या तैयार हो गई है। ऐसी कोई अभी तक इसकी दवाई नहीं है जो इसको क्योर कर सके। फ़िलहाल जैसे हम ट्रीटमेंट लोगों को दे रहे हैं वो सिर्फ एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, और उसी के साथ वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू की गई है ताकि जल्दी से जल्दी जितने मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीनेटेड कर दें तो वो एक तरह से उनके अंदर एंटीबॉडीज़ तैयार होंगी जो कि उनको बीमारी से लड़ने के लिए कुछ हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल लोगों में ये बहुत वैक्सीनेशन का बहुत डर है और एक हवा है कि अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो आने वाले समय में या फ्यूचर में जो वैक्सीन है वो हमारे इसके लिए, शरीर के लिए कामयाब नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन जो है वो फ़िलहाल लोगों में काफ़ी डर है, कई भी अभी भी कंफ्यूज हैं कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। जी।
तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कैंपेन भी चलाए हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है इसके बारे में। और वैक्सीनेशन से ऐसा अभी तक कोई मामला ऐसा नहीं देखने को मिला है कि ये काफ़ी घातक या कुछ इस तरह का है। इसका मेनली जो साइड इफ़ेक्ट है वो फीवर है या शरीर में दर्द जैसे बॉडी एक्स वगैरह होंगे इससे। तो ये तो दुनिया में ऐसी कोई भी वैक्सीन मैं नहीं मान सकता कि नहीं है जैसे कि जिससे ये साइड इफ़ेक्ट्स ना हों। तो वैक्सीनेशन ही इसका भी एकमात्र जो आप बोल सकते हैं इसका जो बीमारी को रोकने का एक तरीका है वो यही है। तो मैं तो यही सबसे अपने व्यूअर्स से भी गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके वैक्सीनेशन को आगे से आगे अपने नियर एंड जो भी आपके आस पड़ोस में या खुद जो भी हैं वो लगवाएं। हाँ जी। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तो डॉक्टर साहब, वैक्सीन से रिलेटेड एक मेरे दिमाग में एक और प्रश्न आ रहा था कि लोगों में ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि कौन सी टाइप की वैक्सीन लगवाएं, कोविशील्ड लगवाएं, या लोगों में ये बहुत आ रहा है कि हमें जो अच्छी बेस्ट वैक्सीन है वो लगवानी है। तो जैसे कि अब स्पुतनिक का हमें मालूम हुआ है तो लोग कोविशील्ड के बजाय स्पुतनिक के लिए स्विच कर रहे हैं। तो आप कौन सी वैक्सीन सजेस्ट करेंगे व्यूअर्स के लिए कि आप ये लगवाएं? इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मैं कोविशील्ड लगाऊं या स्पुतनिक 5 को लगवाऊं। स्पुतनिक जो कि बाहर बनाई हुई रशिया के द्वारा बनाई हुई वैक्सीन है। वैसे तो जो हम शुरू से ही जो हम फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, हमें तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही वैक्सीनेट किया गया। तो कोविशील्ड ही वैक्सीन हम सब ने लगवाई है और ऐसा नहीं है, इसके अच्छे रिज़ल्ट हैं। बाकी अभी एकदम से तो आप नहीं बोल सकते कि किसकी एफिकेसी ज़्यादा है। जब लोग इसको लगवाएंगे तब जाके इस पर रिसर्च होगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि कौन सी बेटर है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, जो है वैक्सीन बस वैक्सीनेशन करवाओ आप, ऐसा नहीं कुछ। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि कोरोना की बात कर रहे हैं हम, तो कोरोना पैंडेमिक में कौन सी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो हाई रिस्क पे हैं, जैसे कि आप डील कर रहे होंगे पेशेंट? जी 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 जी। देखिए, कोविड में ऐसा है कि जो लोग कई तरह की जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, फिर डायबिटीज़ हो गई, जैसे COPD मतलब लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, जैसे जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं जैसे, है ना। तो इस तरह के जो लोग हैं जो किसी न किसी दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो ज़्यादातर इस बीमारी में हाई रिस्क पे हैं। क्योंकि इस बीमारी में सबसे पहले ये जो बीमारी है आपके लंग्स पे ही अटैक करती है। तो अगर आपकी बॉडी का जो इम्यून डिफेंस मैकेनिज़्म है वो अगर वीक होगा या आपके लंग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड होंगे, तो ये जो लोग हैं ये इसको जल्दी से कैच करेंगे और इनकी सीवियर जो फॉर्म है वो कोविड की होगी। जी। तो जैसे कि कुछ है, जैसे हमारे ओल्ड एज जो बुजुर्ग लोग आते हैं 80+ हैं, तो उनका भी अगर जैसे कि आपने बताया कि ऑलरेडी वो अफेक्टेड है, शुगर डायबिटीज जो कि आप बता रहे थे, जी तो जी। क्या उनके लिए भी ये हाई रिस्क पे है? जी, हर कोई इस पे, जैसे बुजुर्ग तो हैं ही जो, क्योंकि आजकल देखा जाए तो 60 के ऊपर लगभग सभी जो हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं वो लगभग किसी न किसी बीमारी, किसी न किसी गंभीर बीमारी या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, इन तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं ही। तो वो सब 60+ जो हैं वो सब हाई रिस्क में ही हैं। एक बड़ा बेसिक सा सवाल मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब आपसे। जी। जैसे हमारा कॉमन कोल्ड होता है जी। जो कि हर सीजन में हमें हो ही जाता है जी जी। किसी न किसी कारणवश, तो कॉमन कोल्ड है या कोविड है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि हमें क्या हुआ है जी वास्तव में? जी, ये काफ़ी हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, ये सब की एक कॉमन क्वेरी हो चुकी है। जैसे कि इसका तो ये है कि सबसे पहले तो हमने बिना कुछ सोचे, अगर किसी को जुकाम है या बुखार है, सबसे पहले तो हमने इसी को रूल आउट करना होता है कि ये पेशेंट जो है कोविड इन्फेक्टेड है या नहीं है। और इसको हम कैसे रूल आउट करते हैं? इसको रूल आउट करने के लिए हमें सिर्फ एक ही हमारे पास जो एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो है टेस्टिंग। जैसे टेस्टिंग भी इसमें 2 तरह से होती है। जैसे शुरू में जैसे ये कोविड इंडिया में आया तो हम तो सिर्फ RT-PCR करके एक टेस्टिंग है, इसको फॉलो करते थे। मगर थोड़े टाइम बाद, उसके कुछ समय बाद, इन्होंने एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट तैयार कर ली
तो जिससे कि हम जैसे ही पेशेंट का टेस्ट लेते हैं, उसका जो स्वैब लेते हैं, तो वो इमीडिएट ही आपको 10 मिनट में उसका रिज़ल्ट आ जाता है। जी। तो हम जो भी पेशेंट अब आते हैं हमारे पास ओपीडी में, अगर कोई सिम्टोमेटिक है तो हम उसका पहले कोविड ही सुजेस्ट करते हैं। जी। अगर वो नेगेटिव आता है, इट मीन्स कि वो कॉमन कोल्ड है। जी। अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर हम उसको उस तरह का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जी। तो जैसे कि आपने टेस्ट के बारे में बताया, तो क्या ये टेस्ट जो आप रैट का बता रहे थे, ये क्या हम घर पे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी आने वाले टाइम में जैसे कि अगर आपने न्यूज़ या उसमें मीडिया के थ्रू देखा होगा कि एक कोविशेल्फ करके एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट जो है वो अभी लॉन्च कर दी है कुछ प्राइवेट कंपनियों ने। जी। तो उसका जो है आने वाले टाइम में ये हो जाएगा कि लोग अपने घर पे रह के ही, अगर जिसको लगता है कि मैं सिम्टोमेटिक हूँ, वो अपने आप ही उसको टेस्ट कर सकता है और ख़ुद को देख सकता है कि अगर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आने वाले टाइम में ये तो और भी आसान होने वाला है। जी। जी जी। एक बहुत अहम सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे। आजकल आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथी बहुत चल रहा है। हाँ जी। जैसे कि आजकल सभी लोग आयुर्वेदा से जुड़ रहे हैं। जी। हमारा विटामिन सी का सेवन कर रहे हैं, हमारा काढ़ा पी रहे हैं और नींबू पानी पी रहे हैं। इस तरह की जितनी भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं उनका सेवन कर रहे हैं। जी। तो आजकल क्या हो रहा है कि आयुर्वेदा ज़्यादा बेटर है, आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी हो रहा है। जी तो जी। इसमें आपका क्या टेक है? देखिए ऐसा है कि एलोपैथी जो है वो एक मॉडर्न साइंस है जी। जो कि डे बाय डे अपने आप में ही एक बड़ी अचीवमेंट है। जी। तो इसमें साथ में आयुर्वेदिक का अपना एक रोल है। जी। आयुर्वेदिक जो है वो एक आप तरह से बोल सकते हैं कि अपना जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट अप करने के लिए आयुर्वेदिक का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। जी। तो जैसे कि हम अपने पेशेंट्स को भी, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, उनको जब हम होम आइसोलेशन पे करते हैं तो हम भी एडवाइस करते हैं कि आप जो ये काढ़ा होता है जैसे आयुष क्वाथ करके जो इनके हर्बल्स हैं, हम तो खुद रिकमेंड करते हैं कि आप ये लो सुबह शाम अपने डाइट के साथ। जी। तो ऐसा नहीं है, आयुर्वेदा का अपना रोल है जी। और एलोपैथी का अपना रोल है। मैं नहीं समझता कि इस पेंडेमिक टाइम पे कि हम ये डिबेट लगा के बैठ जाएं कि जी आयुर्वेदिक सुपीरियर है और एलोपैथी सुपीरियर है। ऐसा कुछ नहीं है। जी। इसमें सबका अपना अपना रोल है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए मेरे साथ। डॉक्टर साहब, एक मेरा और प्रश्न आपसे ये है कि मीडिया में डॉक्टर्स को असॉल्ट किया जा रहा है कि डॉक्टर्स जो है वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, या ये कहा जा रहा है कि जनता का ये कहना है कि डॉक्टर्स जो है वो सीरियसली पेशेंट्स को नहीं ले रहे हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स पेशेंट को नहीं, बल्कि जो मरीज़ हैं, जो हमारे लोग हैं, ये कोविड को सीरियस नहीं ले रहे। जी। ये लोग बिना मास्क के सड़कों पे घूम रहे हैं, जी। फिर ये किसी ना किसी तरह से उसको कैच कर ले रहे हैं, फिर ये हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर जब ये सीरियस हो जाते हैं, अब उसमें ऐसा होता है जो पेशेंट सीरियस हो गया, हो सके डॉक्टर तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली कई केसेस ऐसे हैं जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ मिस हैपनिंग हो सके। जी। तो इसमें मैं नहीं समझता कि सारा ठीकर आप डॉक्टर या जो हेल्थ वॉरियर हैं हमारे, उनके सिर पे फोड़ दो। जी। तो ये तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगा। जैसे कि मेरे को सुनने में आया कि कर्नाटका में एक केस हुआ, एक असम में एक डॉक्टर को एक भीड़ ने, जो कोविड सेंटर में ड्यूटी पे तैनात था डॉक्टर, उसकी पिटाई की। जी। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए और हमारे हेल्थ प्रोफेशन के लिए। जी। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये मैं चाहता हूँ कि लोग भी समझें और हमारे, बल्कि डॉक्टर्स हमारे हेल्थ वॉरियर्स को सपोर्ट करें, ना कि उनको डिस्करेज करें। इस तरह से वो डिस्करेज कर रहे हैं हमारी हेल्थ टीम को। जी बिल्कुल। तो मैं हेल्थ केयर शो के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम किसी भी कारण हम किसी चीज़ का ब्लेम किसी और पे नहीं कर सकते कि डॉक्टर्स हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम मीडिया की बातें सुनते हैं और इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं। तो इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि काइंडली ऐसा ना करें। और डॉक्टर साहब, एक मेरे दिमाग में ये भी था, एक क्वेश्चन रह गया था इम्यूनिटी के रिगार्डिंग कि सपोज
अभी कोई भी पर्सन जो है वो कोविड से ग्रसित नहीं है, पर उसके दिमाग में ये डर है कि मैं कोविड के इसमें आ सकता हूँ। तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि इम्यूनिटी कैसी बढ़ाई जाए ताकि कोविड को हम इजीली अटैक ना करने दें अपने ऊपर? जी। देखिए, आजकल तो ऐसा है कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए हेल्प करते हैं। जी। और कुछ जैसे हमारे एलोपैथ में भी काफ़ी ऐसे इस तरह के सप्लीमेंट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं अपने डेली डाइट के साथ एज ए डाइटरी सप्लीमेंट। तो आप तो कुछ बताएंगे कोई ऐसा सप्लीमेंट एलोपैथ में या जो आप या आयुर्वेदिक का कोई ऐसा बताएंगे जो आयुर्वेदिक में जैसे आपके ये मुसली हो गया, आपके जी। जो ये आयुष कबात हो गया, जी। आपके ये आंवला हो गया। जी। तो इस तरह से आप इनको अगर अपनी डाइट में चाहे किसी भी फॉर्म में, गिलोय का जूस हो गया, जी। ठीक है, इस तरह के आप कोई भी अपने इसमें अपनी डाइट में आप ला के अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं। साथ में आप जैसे इसको अपनी जो प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट है उसके थ्रू भी आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा फल फ्रूट जो भी हैं अपने, और जो अपना ड्राई फ्रूट्स जिस तरह के जो होते हैं वो उससे प्रोटीन जो मिलती है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है। जी। तो डॉक्टर साहब, पोस्ट कोविड हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? सपोज जैसे कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका कफ और फीवर, खांसी काफ़ी देर तक रहती है, तो हम इसमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हमें? जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं, जो अभी कोविड से जूझ रहे हैं, जैसे उनको फीवर तो होगा ही हाई ग्रेड, कुछ दिन तक उनको फीवर तो रहेगा ही। जैसे शुरू के 5 दिन तो हाई ग्रेड फीवर आएगा ही, जैसे 5वां दिन पास हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे उनका जो फीवर है वो गिरना शुरू हो जाएगा। खांसी की अगर इसमें बात करें तो खांसी ऐसा नहीं है कि सब हर एक जो पॉजिटिव पेशेंट है उनको खांसी हो रही है, मगर हाँ कुछ पेशेंट हैं जो कि कफ़ की जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है। तो खांसी के लिए भी हमने जैसे कफ सिरप होते हैं, साथ में हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि हो सके तो गर्म पानी पियो, और साथ में स्टीम का जो एक यूज़ है वो करो। आप सुबह शाम अपने आप को स्टीमिंग के थ्रू अपने जो नेज़ल ट्रैक्ट है इसको खुला रखें। जी। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। बाकी जो पोस्ट कोविड जो प्रिकॉशंस हैं, जो रिकवर हो जाते हैं, उनको भी सुनने में जैसे आता है कि जी हमें दर्दें, अभी भी शरीर में दर्दें होती हैं, मतलब फ़ीवर तो नहीं रहता उनको, बट बॉडी एक्स की कंप्लेंट खासकर जो पोस्ट कोविड जो रिकवर हो के पेशेंट बता रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें उनको सिर्फ जो अपनी जो डाइट है वो अच्छे से रखनी है, जो प्रोटीन डाइट लो, अच्छे से अपनी डाइट को फॉलो करो, अपना डेली योगा करो, मेडिटेशन करो। तो इस तरह से हम उसको एक तरह से लड़ सकते हैं जो पोस्ट कोविड जो एक स्ट्रेस और जो एक बॉडी एक्स का जो एक उसमें आ रहा है फेज़, तो इस तरह से। एक हम सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा हमारे जो इंडिया में ब्लैक फंगस और येलो फंगस के केसेस आने शुरू हुए हैं। जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या चीज़ है ये? जो ब्लैक फंगस है वो अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे इंडिया के कई बड़े अस्पतालों में इसको डिटेक्ट किया गया। जी। जैसे कि हम जानते थे कि ये जो ब्लैक फंगस है ये हम एलोपैथी में जैसे म्यूकोर माइकोसिस हम इसको बोलते हैं। जी। तो एक तरह से एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि उन पेशेंट्स पे अटैक करता है जो कि अपनी इम्यूनिटी को खो चुके हैं, या मतलब बड़ा ही वीक इम्यूनिटी उनका है। जी। तो ये आम तौर पे जो हमारे जो पेशेंट्स हैं कोविड के, वो उस तरह से अपनी इम्यूनिटी जो ट्रीटमेंट के दौरान अपनी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जा रही है, जो सीवियरली इन्फेक्टेड हैं कोविड से, ओके। तो उनकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो रही है। इस कारण उनको क्या है कि वो जो ब्लैक फंगस है वो इजीली अटैक करके उन पे इफ़ेक्ट डाल दे रहा है। जी। तो ये कौन से बॉडी पार्ट में, मतलब पर्टिकुलर एक ही जगह पे हो रहा है या आगे भी स्प्रेड होता है, किस तरह से? ये ज़्यादातर हमारे लंग्स में ही इफ़ेक्ट करता है, जी। और डिफरेंट जो हमारे ओरल कैविटीज़ हैं जैसे, है ना, तो आइज़ होगी, ऐसे इस तरह से हर जगह अपना इम्पैक्ट
अगर अनकंट्रोल्ड है तो धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा, फैलता ही जाएगा पूरे शरीर में। तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस अगर हम लेना चाहें तो? प्रिकॉशंस तो इसमें यही है कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करके रखें। बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि कंटेजियस है कि आपको हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये ज़्यादातर उन्हीं पेशेंट्स को डेवलप होता है जो कि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे डायबिटिक पेशेंट हो गए हमारे, या जो ज़्यादातर कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ हैं, जो कि सीवियर स्टेज में है कोविड की, ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स को अफेक्ट कर रहा है। जी। तो डॉक्टर साहब, एक मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि ये जो मास्क हम पहन रहे हैं और ये वायरस की जो स्टोरी शुरू हुई है, ये कब तक ख़त्म होगी और कब तक हमें मास्क से निजात मिलेगी? ये तो ऐसा है कि देखिए, हम पिछले 1.5 साल से इसको देख रहे हैं। हमने सोचा चलो एंड ऑफ द ईयर शायद वैक्सीनेशन आ जाएगी तो हमें थोड़ा सा इसके केसेस कम मिलेंगे, बट इस तरह का वो देखने को नहीं मिला। बजाय इसके कि हमारी जो सेकंड वेव है वो आके उसने काफ़ी वो उसको और डेडली बना दिया एज़ कम्पेयर लास्ट ईयर। तो इस तरह से जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता भी कुछ टाइम तक इसको आप कहें कि हम बिना मास्क और इसके अपनी जो लाइफ है जो पहले की तरह इसको हम जी सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो वैक्सीनेशन जो है वो ही हमारी उतनी अभी उस गति से चल नहीं रही जैसे चलनी चाहिए। क्योंकि अभी तक तो कंपनीज़ हैं वो भी उतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रही जितनी कि हमारी पॉपुलेशन है। तो धीरे धीरे जितनी वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट होती जाएगी, जितने लोगों को हम वैक्सीनेट करते जाएंगे, उस तरह से हम बोल सकते हैं कि धीरे धीरे हम इसको वायरस से एक तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो अब देखते हैं, शायद 1 साल या 2 साल वैक्सीनेशन को जितने लगते हैं, तब तक तो हम ढिलाई नहीं कर सकते। जी। तो व्यूअर्स, जैसे कि आज हमारे साथ हमारे हेल्थ केयर शो में मौजूद थे डॉक्टर पंकज पठानिया जी। तो उनका कहना है कि आप वैक्सीन पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, वैक्सीन लगवाएं। और मास्क का जो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था, मास्क का ऐसा है कि मास्क अभी हमें कैरी करने पड़ेंगे कुछ समय तक, जब तक कोरोना पूरी तरह से नहीं समाप्त हो जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हेल्थ केयर शो में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। तो व्यूअर्स, मैं फिर हाजिर होंगी एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा हेल्थ केयर शो, स्पॉन्सर्ड बाय IQwing एडु इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ओनली ऑन जागो हिमाचल 365 TV। डर के नहीं, डट के। नमस्कार, मैं ओमजा ठाकुर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे हेल्थ केयर टॉक शो में। और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारी सोसाइटी के फ्रंटलाइन वॉरियर्स में से एक डॉक्टर पंकज पठानिया जी से, जो कि हमीरपुर के सिविल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हेल्थ केयर शो में। हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में बताइए। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच, मुझे अपने शो पे आपने इनवाइट किया। माई सेल्फ डॉक्टर पंकज पठानिया, मैं सिविल हॉस्पिटल टोनी देवी हमीरपुर में अपनी सेवाएं अभी जो दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि कोरोना वायरस क्या है और लोग इतनी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी क्यों मर रहे हैं? कोरोना एक वायरस है जो कि 2019 में दिसंबर मंथ में चीन की वुहान लैब से लीक हुआ था जी। तो उसके बाद से जब ये वायरस पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे करके अपने पांव पसारता गया, तो इससे जो था लोगों को दिक्कतें आनी शुरू हो गई। इसमें सबसे बड़ा यही होता है कि जैसे लोगों को खांसी, जुखाम, गले में दर्द, टेस्ट या स्मेल का खोना, या डायरिया हो सकता है, या उसको अपना हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। तो इस तरह के इसमें लक्षण जो हैं वो पेशेंट्स को हो रहे हैं। तो इसमें जैसे आपने ये सिम्टम्स बताए, तो हमें क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें? सेफ्टी मेजर्स में सबसे ज़रूरी बात ये है कि
जैसे हम पिछले 1.5 साल से कोविड में ऑलरेडी अपने आप को